नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देशवासियों को आज से ठीक 96 घंटे के भीतर, मतलब अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं इससे 96 घंटे के भीतर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक नई सरकार मिल जाएगी देश में। 4 जून से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल दावे कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में भी नई सरकार को लेकर लोगों का इंतजार अब अपनी बेसब्री की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में जीत के दावे एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों की ओर से हो रहे हैं, पर पीएम मोदी ने जिस तरह से देश में घूम घूम कर चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा करने का जो संकल्प उन्होंने लिया था और कार्यकर्ताओं से अपील की थी, तो इंडिया अलायंस की ओर से राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 28 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। एक सीट पर गठबंधन के तहत सपा को दे दी गई। बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और अब बीजेपी के नेता मिशन 29 को फतह करने की बात कह रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया है कि हम यानी कि बीजेपी 29 सीटों पर जीत हासिल कर रही है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की जीत का दावा किया। और क्यों वो दावा कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी बताई। कांग्रेस दफ्तर में 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार वो पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब किसके दावे में कितना दम है, इसके लिए भले ही इंतजार हमें 4 जून को करना पड़े, लेकिन दोनों दलों की क्या चुनावी रणनीति है, इसी पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप एक बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा को शुरू करेंगे। मैं तो मेरे जगह और मैं आदर्श मानता हूँ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी को, कि जब वो बैट पे बाल का बल्ला घुमाते हैं अपना, तो पलट के नहीं देखते छक्के पे गई कि नहीं गई, वो अपने आप गई समझ लो। तो हम तो जिस दिन चुनाव लड़के आते हैं और चुनाव के अंदर जनता का जो चेहरे पे आत्मविश्वास दिखता है, तो हम मान के चलते कि चुनाव का परिणाम निश्चित हमारे पक्ष में आ रहा है। इसमें कोई विचार की बात नहीं। ये सारा चोर उनको खाता है जिनको लगता है कि कैसे भी करके छीका टूटे, हमारा आनंद आ जाए। बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला नहीं है। निश्चित रूप से परिणाम खुली आंखों से दीवारों पे दिख रहा है और इस परिणाम के आधार पर भाजपा की फिर सरकार बन रही है। एक अच्छा संजोग ये जुड़ा है कि 4 तारीख को नतीजे आएंगे। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 12 से 15 सीटें जीत कर लाने वाली है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले हैं और आप देखें केंद्र में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार बनेगी। 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है और मोदी सरकार की विदाई तय है। जिस तरह से मोदी जी की रोज भाषा का स्तर प्रधानमंत्री का गिर रहा है, कल मुजरे पर भी आ गई, बताता है कि हाँ उनकी विदाई के दिन बहुत नज़दीक हैं। और निश्चित तौर पर जब कोई अच्छी खबर आती घर परिवार में, तो लड्डू हमेशा एक शगुन की निशानी होता है। ईश्वर को भी हम चढ़ाते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर जैसे अगर हम जीतते हमारी सरकार बनती तो लड्डू भी बांटे जाएंगे सभी जगह, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से चुनाव का अभियान और जनता ने प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद दिया, मध्य प्रदेश में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जो एप्रिशिएट किया था और मध्य प्रदेश की जीत का सबसे बड़ा आधार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो आशीर्वाद दिया, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश के अंदर भी इस चुनावी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मध्य प्रदेश को मिलेगी। मुझे बताने में आप सबको गर्व है कि उस कैंपेन के आधार पर आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी।
और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, और नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं नीलाभ जी आपसे। इस बार कितना पार, ये चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं 4 जून से पहले, तो इस बार कांग्रेस कितने पार है? पहला सवाल तो यही आपसे जी। प्रदेश के साथ देश दोनों आप बता सकते हैं। देखिए, हम कुछ सेक्स चिल्ली सर की बातें नहीं करते और ऐसी बातें भी नहीं करते जो हास्यास्पद हो, अब की बात 400 पार, ऐसी बातें हम नहीं करते। हम स्पष्ट रूप से सरकार बना रहे हैं, ये बात का भारी बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं, हम ये बातें करते हैं। ये हम आंकड़ों की बाजीगरी करने के, उसको पटांग आंकड़े बोलना, ये हमारा तो चरित्र है हमारी पार्टी की, ये परंपरा रही है। स्पष्ट रूप से सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की बन रही है, स्पष्ट रूप से बहुमत आ रहा है, तो सभी जगह हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी वजह बता रहे हो, कोई अंदाजी घोड़े नहीं बता रहा हूं। देखिए, हमने विषय पे बात करी, हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हमने न्याय यात्रा निकाली। निश्चित रूप से वैचारिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा नहीं थी, लेकिन उसके बीच हमने देखा कि जनता की समस्याएं क्या है। जनता हमसे कनेक्ट हुई है, जनता बात करना चाहती है रोजगार पे जी, युवक बात करना चाहता है रोजगार पे, जनता बात करना चाहती है महंगाई पर, किसान बात करना चाहता है अपनी उपज के उचित मूल्य पर, महिलाएं बात करना चाहती है अपनी सुरक्षा पर। कुल मिला के एक जो जनता की मूलभूत समस्या है उस पर जनता बात करना चाहती है। अब हमारा मैनिफेस्टो देखिए, तो जनता की समस्याओं के साथ ही हमारा मैनिफेस्टो जुड़ा हुआ है। जनता के बीच जो मुद्दे, हमने उसको लेकर हम चुनाव में गए और हमने उसी विषय पर बात करी। हमने कोई अनर्गल बातें नहीं करी, न तो हमने मंगलसूत्र पर बातें करी, न विरासत कानून को तोड़ मरोड़ के भ्रम फैलाया, न एक भेष दो भेष आपकी एक भेष कांग्रेस में जाएगी ऐसी हास्यास्पद बातें करी, ना मंदिर पे ताला लगा दिया जाएगा ऐसी कोई बातें करी, ना कोई ऐसी बातें, ना मुजरे वाले तरह की हल्की बातें करी कि मुजरा करेंगे, या ना कोई ऐसी बातें कि जिससे कि हास्यास्पद रहे और मुख्य मुद्दों ध्यान हटाने की कवायद की जाए। ना हमने ऐसी बातें करी कि गांधी जी को तो सिर्फ फिल्म, एक अंग्रेज ने फिल्म बनाई, उसके बाद ही गांधी जी को जाना जाता था, उसके पहले गांधी को पहचाना ही नहीं जाता था। इस तरह के हास्यास्पद बातें जो एक राष्ट्रपिता के बारे में की जाना चाहिए, ऐसी बातें भी हमने नहीं की। हमने विषय पर बात की। अरे गांधी जी को पूरा विश्व जानता है। 3 सड़कें पुर्तगाल में, ब्राजील में 2 सड़कें, मोरक्को में सड़कें, उनके नाम की सड़कें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, 32 देशों से ज्यादा उनकी सड़कें। अब लंदन में उनके मूर्तियां बनी हुई है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर, कस्बा, गांव नहीं है जहां महात्मा गांधी मार्ग नहीं हो, महात्मा गांधी की प्रतिमा नहीं लगी। पूरा विश्व महात्मा गांधी को नमन करता है, प्रणाम करता है, उनसे प्रेरणा लेता है। और आप कहते हैं कि एक अंग्रेज आया, उसने पिक्चर बनाई, उसके बाद आप महात्मा गांधी को मानते हैं? फिर तो कल से आप ये भी कह सकते हैं कि रामानंद सागर ने रामायण बनाई, उसके बाद ही लोग रामायण को जानने लगे। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जब कंगना रनौत जो लकड़ी के घोड़े पर बैठी वो झांसी की रानी बनी, उसके बाद ही झांसी की रानी को लोग जानने लगे। मतलब कितने हास्यास्पद बयान, और ऐसे व्यक्ति की तरह जो शीर्ष पद पर बैठा हुआ है। ये बताइए ना, मैं विषय पर ही आ रहा हूँ, विषय पे जी सर। हमारे भाषणों में, इनके बयानों में कितना बड़ा फर्क है। मैंने शुरुआत कहां से करी थी? हमने विषय पे बात की, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की समस्या, महिलाओं की समस्या, किसानों की समस्या बात करी। इनके शीर्ष से शीर्ष नेता, आप ये कहेंगे कि लगातार इन्होंने दौरे किए, बड़ी बड़ी सभाएं ली, और सभाओं में किया क्या? 90% भाषण इनके सिर्फ कांग्रेस को कोसना और इस तरह के रगल बातें करना। कहीं इन्होंने महंगाई पर बात करी नहीं, कहीं बेरोजगारी पर बात करी, कोई प्लान इनके पास है कोई बताई नहीं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस पर चर्चा करी। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस पर चर्चा करी नहीं करी। हम इसलिए कह, देखिए आत्मविश्वास क्यों आ रहा है? जनता से देख रही, काट के हांडी कब तक चढ़ाएंगे, कब तक आप उलझुल हरकतें करेंगे? कभी आप ध्यान का इवेंट बनाते हैं आखिरी के मोमेंट पर, अरे आप विषय पर बात कब करेंगे? आपके ये सब देखने थोड़ी जनता बैठी है। जनता बात करना चाहती है बेरोजगारी पर, जनता बात करना चाहती है रोजगार पर, युवक बात करना चाहता है रोजगार पर, महिला बात करना चाहती है सुरक्षा पर, किसान बात करना चाहता है अपनी उपज की उचित मूल्य पर। इस पर कब आप बात करेंगे? उस पर आप बात ही नहीं करते हैं, और आप कहते हैं कि अब की बार 400 पार। अब कब तक लोगों को कब तक भ्रम फैलाएंगे जनता को, ये बताइए आप। पूछ लेते हैं अजय जी, ये बताइए कि इस बार अगर आपकी सरकार वापस से रिपीट होती है, यथावत रहती है यानी कि, तो क्या बड़े मुद्दे होंगे इस देश में? कांग्रेस का ये कहना है कि मूल मुद्दों से भाजपा ने ध्यान भटका के 10 साल सरकार चला ली, लेकिन अब जनता फिर चाबी नहीं सौंप रही है सत्ता की। इस बार रिजल्ट कुछ और होगा।
विवेक जी, दो तीन तार्किक बातों पे से अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ। नीलाभ जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन कहीं उनके रिसर्च में थोड़ी कमी है। देखिए, जहां से हमें इकोनॉमी मिली थी वो 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और तीसरी की ओर अग्रसर है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज भारत स्टील के उत्पादक देशों में दूसरा सबसे बड़ा देश है। सड़कों को नेटवर्क में भारत ने अग्रणी काम किया है। देश में 5 बड़े शहरों में मेट्रो चला करती थी। 250 किलोमीटर के आसपास का लगभग नेटवर्क था मेट्रो का। आज 1000 किलोमीटर के आसपास का मेट्रो का नेटवर्क है। 22 से अधिक शहरों में मेट्रो चल रही है। देश में 8.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी है। 3.5 लाख किलोमीटर की शहरी सड़कें बनी है। आज देश में 22 एम्स बने हैं। ये सब नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों की सरकार के ये छोटे छोटे काम हैं। अब बात अगर देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन मान को कैसे बदला, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य। उसमें देश में 50 वर्षों के शासनकाल के बाद में, कांग्रेस के 50 वर्षों के शासनकाल के बाद में भी देश में 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुलवाए। उसमें भी मुख्य रूप से 28 करोड़ से अधिक देश की नारी शक्ति के खाते। देश में 50 वर्षों के अधिक से कांग्रेस के शासनकाल के बाद में भी 14 करोड़ घरों तक के शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम हो, या इस देश के सामान्य नागरिक को आयुष्मान के माध्यम से उसका जीवन सुरक्षित करने का काम हो। ये सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम, सरकार के छोटे छोटे काम। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कहा कि इन्होंने चुनाव को भाषा की नीचता पे लेके आया या भाषा का स्तर गिरा दिया। देखिए, भाषा का स्तर क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति से जो चुनावी भाषण की शुरुआत खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक और टनाटन टनाटन ये जो लेके जा रहे हैं, उन लोगों का वास्तव में 4 जून को खटाखट खटाखट इस देश की राजनीति से जो नीचांक रहने वाला है कांग्रेस का, जो 44 सीटें आई थी 2014 में, उससे भी नीचे रहने वाले। और क्यों रहने वाले? देखिए, चुनाव में आपको परिश्रम करना पड़ता है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनकी रैलियों की संख्या देख लीजिए, इनके रोड शो की संख्या देख लीजिए और इनके आउटरीच देख लीजिए। हमारे प्रदेश के नेताओं का आउटरीच देख लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं का आउटरीच देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को विकसित भारत का चुनाव मानकर अपना प्राण चुनाव में लगा दिया। शरीर का क्षण और जीवन का कर्तव्य हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रति समर्पित करते हैं। और वो वास्तविकता में आप देखेंगे भी, जब एक तपस्वी प्रधानमंत्री अपने चुनावी दौरे समाप्ति के पश्चात में जब विवेकानंद केंद्र वहां कन्याकुमारी में जाकर ध्यान लगा रहा है, तब भी विपक्ष को आपत्ति है कि अगर प्रधानमंत्री जी ध्यान लगा लेंगे, क्योंकि वो देखिए तपस्वी व्यक्ति है, साधना में मौन। अच्छा, मुझे एक जवाब चाहिए, क्योंकि जैसे वर्ल्ड बैंक की भी वेबसाइट पर हमने ये चीज देखी थी जिसमें ये बात प्रमुखता से लिखी है कि 2020-21 में जो वास्तविक जीडीपी में गिरावट आई थी और उसके बाद भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं से एक के रूप में उभरा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के शब्द है। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष ये कहता है कि ये आंकड़ेबाजी सिर्फ जनता को अच्छा सुनाने के लिए है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही है। ये बात तो आप भी सुने होंगे ना, ये बात तो। जी विवेक जी, देखिए, इस देश में देश का मान सम्मान और स्वाभिमान गिराने का कांग्रेस एक बार नहीं अनेकों बार प्रयास करती रहती है। आज हम आपके चैनल पर डिबेट कर रहे हैं विवेक जी, और अभी 2023-24 का जो फोरकास्ट आया जीडीपी का 8.2, ये हाईएस्ट है। मतलब आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो हमें जीडीपी मिली थी, अब वो 8.2 का इस साल का प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है। तो ये किस सरकार ने किया है? आज हमारे देश का जो 100 टन से अधिक का सोना जहां तो लंदन के वॉल्ट में पड़ा था, वो भारत सरकार वापस ला रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमारे जो बैंक, हमारे नेशनल बैंक, हमारे बैंकिंग सेक्टर जो एनपीए था, जो डबल डिजिट में एनपीए हुआ करता था, आज हमारे बैंक 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये सब देश की जनता देख रही है। जब भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बनता है तो रोजगार उत्पन्न होते हैं। भारत देश का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री बनता है तो रोजगार उत्पन्न होते हैं। अगर सड़कें बनके तो रोजगार उत्पन्न होता है, स्टार्टअप बने। ये बेरोजगारी का विषय, महंगाई की बात करें विवेक जी, महंगाई का औसतन दर 2004 से 14 तक के 8% की दर थी, और 2014 से लेकर 24 तक के 5% और अब तो 5% से भी कम आ गई। तो ये हम नहीं कह रहे, इंडिपेंडेंट एजेंसीज और रेटिंग एजेंसीज ने ये प्रूव किया है। अब बात अगर पॉलिटिकली कर ले
तो पॉलिटिकली हताशा निराशा से ग्रसित दल, जो देश का कभी सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुआ करता था, आज उसको भानुमति का कुनबा जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, उसको ऐसे ऐसे दलों के साथ में हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी जिनके साथ में वो एक राज्यों में तो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, एक में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है देश की चलिए एक जनता अब मूर्ख है? जी देश की जनता जी मूर्ख। इसी देश की विकास जनता पर मूर्ख नहीं है। इसी विकास पर नीलाभ जी से एक चर्चा कर लेते हैं। नीलाभ जी, अब देखिए आम चुनाव से पहले इससे अच्छा क्या होगा कि हम डेवलपमेंट पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो आपको लगता होगा ना, 1947 में जहां से हमारा देश शुरू हुआ था, नेहरू जी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने थे, मतलब ये कहा जाता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण था उस वक्त प्रधानमंत्री बनना, वो कांटों का ताज भरा था। तो देखिए वहां से लेके आज 2024 में वर्ल्ड बैंक अगर हमारे देश के लिए कह रहा है कि ये दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और आप भी जानते हैं वर्ल्ड बैंक में हमारे सरकार के लोग नहीं बैठे हैं या उसमें कोई पार्टी के लोग नहीं बैठे हैं कि वो टाइप कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं या आप भी पढ़ सकते हैं, उसको मिल जाएगा पूरी जानकारी। तो ये तो इस देश की जीत ही है ना कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी इसी पर आपकी प्रतिक्रिया जी। देखिए, धवले जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, बड़े पढ़े लिखे, और दावे से मैं कह सकता हूँ डिग्रीधारी प्रवक्ता है। बहुत अच्छा, उनसे डिबेट करने में बड़ा अच्छा लगता है कि विषयों पर बात करते हैं, गंभीरता से बात करते हैं। इन धवले जी आंकड़े पता नहीं कहाँ से लाते हैं, उसमें मुझे संदेह होता है कहीं ना कहीं। देखिए, मोदी जी ने 2014 में रोजगार गारंटी दी थी, ये कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, 25 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। अभी 2023 में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि हम मात्र 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां दे पाए, जो 10वां हिस्सा भी नहीं है। तो ये नौकरियां कहाँ गई? हम बात रोजगार, बेरोजगारी 4 चरम पर है, इस पर बात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? महंगाई की बात, महंगाई आज चरम पर है। पेट्रोल डीजलों की बात आपने कम करने की बात की, उसका क्या हुआ? अब आर्थिक व्यवस्था की बता रहे बात, उद्योग धंधे बंद क्यों हो रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान 2 भागों में बैठा हुआ है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 2 भागों में हिंदुस्तान बांटे, गरीबों का हिंदुस्तान, अमीरों का हिंदुस्तान। जो 2% लोग हैं जो अमीरों के हिंदुस्तान रहते हैं, उनकी प्रगति हुई है निसंदेह, लेकिन गरीबों के हिंदुस्तान में प्रगति नहीं हुई। आज गरीब महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान जूझ रहा है। अब प्रगति किससे आंक रहे हैं? जो आपके चहेते उद्योगपति, उनकी प्रगति से आप प्रगति नाप रहे हैं। लेकिन आम जनता, हम तो जनता के बीच गए भारत जोड़ो यात्रा के तहत, न्याय यात्रा के तहत। निश्चित रूप से वैचारिक यात्रा थी कि हमने जनता के दर्द को समझा है। आज गरीबी चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, इसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते हैं? और आप अपने आंकड़े गिनाते हैं, तो आप आंकड़े गिना, मैंने आपको कहा था 2 हिस्सों में हिंदुस्तान को बांटा जा चुका है, अमीरों का और गरीबों का। मात्र 2% लोगों के लिए काम किया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। बाकी जो 98% लोग हैं वो तो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। उनकी स्थिति किस स्थिति हो रही है आप देखिए, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो आप ये आंकड़े पता नहीं कहां से लाते और उन आंकड़ों का प्रदर्शित करते हैं जो आपने अपने उद्योगपति चहेतों को दे रखे। तो विषय पर बात कीजिए। आपने चुनाव में बात क्यों नहीं करी विषयों पर? आपके चुनावी जो मैनिफेस्टो में कहीं भी आपने रोजगार की बात नहीं है, महंगाई पर हटाने की बात नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बात नहीं है, किसानों की बात नहीं है। आप ही ने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप किसान अपनी आय के लिए बैठे, आपसे लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनकी सड़कों पर कीले बिछा रहे हैं, उनके सड़कों पर रोन रहे हैं। आपने महिला सुरक्षा की बातें करी थी, आज मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही, लगातार घटनाएं आज तक आ रही है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते। 13 लाख महिलाएं देश से लापता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उस पर आप चर्चा ही करना नहीं चाहते। लगातार मध्य प्रदेश में बलात्कारी घटनाएं प्रतिदिन हो रही है, आप देख रहे हैं, लगातार पेपरों में आ रहा है, पर भी आप चर्चा नहीं करना चाहते। अच्छा शुक्ला जी, आंकड़े लाते कहां से? शुक्ला जी बताइए, शुक्ला जी, प्रवासी मजदूरों का। शुक्ला जी, एक जवाब, आंकड़े पे ही जवाब। आप डेटा की बात कर रहे हैं, मैं भी डेटा से ही आपसे एक सवाल पूछूंगा। 2024 की शुरुआत में बेरोजगारी दर इस देश में घटी है या बढ़ी है? निश्चित रूप से डेटा कुछ भी बताए, बेरोजगारी बढ़ी है, घटी नहीं। अरे सर, लगातार बेरोजगारी बढ़ती है, तो 2 धंधे खत्म हुए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब देश की बेरोजगारी घटने की बात होती है, तब मैं फिर आप कहेंगे विपक्ष के अगेंस्ट बोल रहा हूं, लेकिन जब देश की बेरोजगारी घटने की बात होती है तो विपक्ष कहता है ये गलत डेटा है। अभी वही डेटा आ जाए कि कितने किसानों ने आत्महत्या इस वजह से की थी, ये भी एक रिपोर्ट है, फिर आप कहेंगे देखिए रिपोर्ट ये कह रही है। तो क्या हमें रिपोर्ट को समझना होगा किसी सकारात्मक तरीके से, या हम सिर्फ अपनी पसंद की रिपोर्ट को ही जस्टिफाई करेंगे बस?
देखिए देखिए हम रिपोर्ट कैसे बनाई जाती? अच्छा चलिए, मैं आपको मेरी बात सुनिए, आप संस्था का नाम बता देता हूँ। मैं संस्था का नाम बता देता हूँ, हमारे दर्शक गूगल करके देख लेंगे। उस संस्था का नाम है CMIEE। इसको हमारे दर्शक देख लेंगे, उसमें उन्हें पता चल जाएगा। 2024 जनवरी का डेटा उन्होंने प्रस्तुत किया था। नवीनतम आंकड़े, नए आंकड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि जनवरी में भारत में बेरोजगारी दर 6.8% थी, और ये बेरोजगारी दर में एक महीने में 1.9% की कमी देखी गई, जबकि पिछले साल दिसंबर में यह 8.7% थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये थिंक टैंक फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, स्वतंत्र संस्था है, उसके आंकड़े हैं ये आंकड़ों के हिसाब से फिर हकीकत दिखती क्यों नहीं? एसी कमरों में बैठकर जो आंकड़े बनाए जाते हैं, हमने उसको आप जनता के बीच महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? जब आप इसे आंकड़े लोक लुभावन पेश कर रहे हैं, तो आज जनता बेरोजगार क्यों है? आप महंगाई की बातें कर रहे हैं, उसमें भी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, तो महंगाई या तो चरम पर है, आम आदमी पास काम नहीं है। अभी आपने खुद ने कहा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार भारत में घटनाएं बढ़ रही है। तो सीधी बात है, आंकड़ों की बाजीगरी अलग खेल होता है, जमीन की हकीकत उससे अलग है। हमने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा करी, तो जनता के बीच गए, उसके बीच जाके हमने चीजें निकाली कि आज देश के अंदर किस तरह बेरोजगारी है, किस तरह महंगाई है, किस तरह किसान परेशान है, किस तरह महिलाएं परेशान है, उसके बीच न सामाजिक न्याय। अच्छा मुझे एक ठीक है, अब आंकड़े के बजाय एक भावनात्मक बात समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए गरीब आदमी इस सरकार से परेशान है, इस सरकार ने गरीब आदमी को प्रताड़ित कर दिया, 10 साल में इतना प्रताड़ित किया कि मतलब प्रताड़ना के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वो चुनेगा इस सरकार को कि नहीं चुनेगा? मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं गरीबी हट गई, तो 5 किलो अनाज देने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? आप कहते हैं बेरोजगारी खत्म हो गई, तो 5 किलो अनाज देने की क्या आवश्यकता? इस पे ले लेते हैं जवाब, इसी पे जवाब ले लेते हैं प्लीज। अजय जी, बेरोजगारी नहीं तो 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है? ठीक है सर, इसी बात पे जवाब ले लेते हैं अजय जी से। जी बोलिए विवेक जी, इस विषय का जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की जो बात है, उस पे हम बात कर लेते हैं। दो काउंटर पे इसका जवाब है। एक तो कोविड की विभीषिका के बाद में भारत में सस्टेनेबिलिटी लाने के उद्देश्य से ये स्कीम शुरू की थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न दिया जा रहा था। सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी से बाहर निकला है, उसे अगर उसका अनाज आप बंद कर देंगे, तो वो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो फिर से वापस गरीबी की दिशा में जा सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, आप आंकड़े देखेंगे, 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर है, और इन आंकड़ों को प्रूव भी किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको इसे अनाज योजना से तकलीफ थी, आपने चलते चुनाव में 4 चरण होने के पश्चात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, हम 10 किलो अनाज देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि देश की जनता इस स्कीम के साथ में, प्रधानमंत्री जी की योजना के साथ में खड़ी है। ये एक बात होगी। दूसरा काउंटर ये है कि इनके यूपीए के शासन काल में हमारे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम थे, उसमें अनाज भरा पड़ा रहता था, वो पेरिश हो जाता था, खत्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था, सड़ जाता था, गल जाता था, लेकिन देश के गरीबों में या देश के मध्यम वर्ग में बंटता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डिजिटल गेटवे के माध्यम से ये इंश्योर किया, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से ये इंश्योर किया कि जो अनाज हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में है, जिसका हम प्रोक्योरमेंट किसानों के कर रहे हैं, वो देश की जनता में बटे, ना कि वो सड़ गल जाए। तो ये दो काउंट पे जवाब है। मुझे लगता है नीलाभ जी की सरकार ने सरकार में आने की जो इनकी कांग्रेस की योजना थी, उन्होंने भी ये स्कीम देख के ही 10 किलो अनाज देने की देश की जनता के सामने एक वादा किया। मुझे लगता है, देखिए, अच्छा विपक्ष से या पक्ष से हो, अच्छी योजनाओं को, अच्छे स्कीमों को आपको सीखना पड़ेगा। मनरेगा इनके समय में आई हुई स्कीम थी, हम लोगों ने उसको डीबीटी से जोड़ा, हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से मनरेगा को हाई टाइम लेवल पे ले जाके देश के जो गरीब वर्ग था, जो रोजगार से ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ा था, उसके खाते में पैसे डाले। तो आप कहीं ना कहीं देश की जनता को सशक्तिकरण के लिए मजबूत करने की दिशा में हमने इनकी सरकार की लाई हुई स्कीम को मोनेटाइज किया। तो अच्छी स्कीम है, किसी भी सरकार की हो, चाहे इनकी सरकार की हो या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की हो, उसका कंटिन्यूटी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के राष्ट्रीय, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं नीलाभ जी, जल्दी बोलिएगा, समय खत्म हो चुका है। स्कीम से हमें कहीं आपत्ति नहीं, हम तो 10 किलो अनाज देंगे, देना ही चाहिए, गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, मुफ्त अनाज मिलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। लेकिन हम आपकी बात का ये काउंटर कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि गरीबी खत्म कर दी हमने, आप कहते हैं बेरोजगारी हमने खत्म कर दी है,
तब अनाज क्यों देना पड़ा, ये सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं ठीक है, अनाज क्यों ठीक दिया, है। देना ही चाहिए। मैं हमने शुक्रिया देंगे, करूंगा देंगे। सर, समय तो समाप्त सवाल हो ये चुका है। बहुत बहुत भी शुक्रिया आप जो आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखिए 4 जून को नतीजे आ रहे हैं और ये लाइन लगभग आपको याद हो चुकी होगी। अब 4 जून को नई सरकार किस तरह की होगी, क्या यही सरकार रिपीट होगी, इसमें कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, और जो बात राहुल गांधी या अखिलेश यादव कह रहे हैं मजबूती के साथ कि सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है, तो उसका भी फैसला हो जाएगा। बहरहाल अभी मात्र 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं, इसीलिए इस तरह के दावे वादे अभी खूब चलेंगे और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान भी होना है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां अभी भी वैक्यूम बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन 1 जून के मतदान प्रक्रिया के बाद इनके दावों पर, किसके दावों पर मुहर लगती है 4 जून को, ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।